नमस्कार ऑल ऑफ यू। तो अभी तक हमने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात की थी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने बताया था कि व्हाट इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड व्हाट कैन बी द ट्रीटमेंट। अब हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर जो फर्स्ट अपना न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है जो कि ब्रेन के अंदर डिफरेंसेस आता है तब कॉज होती है। जो लोग जो होते हैं ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले, उनको प्रॉब्लम होती है किसमें? सोशल कम्युनिकेशन के अंदर। उनका इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है, किसी ना किसी चीज़ को लेके वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते बहुत ज़्यादा, और उनका बिहेवियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होता है, वो किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। ऑल्दो ऑटिज्म जो है किसी भी एज पे डायग्नोज हो सकता है और इसको हम डिस्क्राइब करते हैं द डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, बिकॉज सिम्टम्स जो होते हैं वो जनरली फर्स्ट 2 years के अंदर लाइफ के बच्चे के दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और DSM-5 के अकॉर्डिंग जिनको ASD मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली किस वजह से हम कहते हैं कि भाई इनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये 3 मेन कॉजेज हैं या रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ये चीज कह सकते हैं। डिफिकल्टी विद कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद अदर पीपल। अगर आपको ये इंसान कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपनी जनरल बातें आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, उनको इंटरेक्शन करना सामने वाले इंसान से अच्छा नहीं लग रहा, उन लोगों को हम कह सकते हैं कि ASD हो सकता है। रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट एंड रिपीटेटिव बिहेवियर मीन्स वो उनका इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है, या बहुत एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए और बहुत पर्टिकुलर टाइम स्पेन के लिए होता है, उसके बाद में वो अपने इंटरेस्ट को शिफ्ट कर लेते हैं, किसी भी एक टास्क को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं परफॉर्म करते। या फिर उनका बिहेवियर, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था कि डोर चेक कर वाला, अगर अपन एग्जाम्पल देखें कि किसी किसी का रिपीटेड बिहेवियर होता है कि उनको बार बार चेक करना है, कि इवन उन्होंने लॉक कर रखा है अपना डोर तब भी वो चेक करेंगे। तो इस टाइप के बिहेवियर जो इंसान के अंदर होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि उनकी पॉसिबिलिटीज और चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो जाए। सिम्टम्स दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू फंक्शन इन स्कूल, वर्क एंड अदर एरियाज ऑफ लाइफ। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल लर्निंग के अंदर, नॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपको अकेडमिक्स में आप अच्छा नहीं कर पा रहे, आप अपने ऑफिस काम के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे, इन एरियाज के अंदर आप अच्छा नहीं कर पा रहे, तो उनको भी हायर चांसेस होते हैं कि उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो। ऑटिज्म को बेसिकली हम एक स्पेक्ट्रम की तरह देखते हैं। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत वाइड वेरिएशन होता है और टाइप्स में और सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स में। एक इंसान को अगर ये सिम्टम्स शो हो रहा है कि भाई वो रिपीटेड बिहेवियर दिखा रहा है, तो जरूरी नहीं है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले सेकंड इंसान को भी ये चीज हो कि वो रिपीटेड बिहेवियर दिखा रहा है। मे बी उसको कम्युनिकेट करने में डिफिकल्टी आ रही होगी, और उनकी सिवियरिटी के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कभी भी अपन को सिम्टम्स जो होंगे वो सेम नहीं मिलेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वालों के बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें अपन को देखने के लिए मिलते हैं। People with ASD may also have a different way of learning, moving और paying attention. जो नॉर्मल लोग अपन जिस तरीके से किसी चीज़ पे अटेंशन देते हैं, नॉर्मल लोग अपन वॉक करते हैं, अपन कम्युनिकेट करते हैं, अपन चीज़ों को, हमारा है कि हम एक बार रीड करेंगे, देन हम उसको समझेंगे, फिर हम उसको रिवाइज करेंगे तो हमें लर्न हो जाएगा। किसी का ऐसे होता है, किसी का हमें लिख के समझ आता है। बट अगर ASD वाले लोगों की अगर हम बात करें तो उनका बहुत ही डिफरेंट वे होता है। वो इतना ज़्यादा रिपीट करेंगे एक सेंटेंस को, मतलब कंटिन्यूएशन के अंदर चलता चला जाएगा, वो रुकेंगे ही नहीं, उसका मतलब समझने से उनको कोई मतलब नहीं है। अगर वो वॉक कर रहे हैं तो वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ वॉक होगी, वो चीज़ों को इधर से उधर रख रहे हैं तो वो डिफरेंट वैरायटी से करेंगे, डिफरेंट तरीके से करेंगे, जो कि एक नॉर्मल इंसान करता है। तो दिस इज अबाउट अ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बेसिक जिस्ट। अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के। तो सम चिल्ड्रन जो शो करते हैं साइंस हमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, वो अर्ली इन्फेंसी के अंदर करते हैं। जैसे कि वो अर्ली इन्फेंसी में क्या होता है कि बच्चों का हम आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से आई कांटेक्ट कर रहे हैं, बच्चे का आई मूवमेंट क्या है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके ऊपर हम खेलने की चीज़ें लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका आई मूवमेंट नोटिस किया जाता है। तो अगर हम बोलें कि अर्ली इन्फेंसी के अंदर जो सिम्टम्स देखते हैं बच्चों के अंदर, वो ये होते हैं कि उनका आई कांटेक्ट जो होता है वो कम होता है विद द मूवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉय और ऑब्जेक्ट।
रिस्पॉन्स, अगर अपन उनका नाम प्रोनाउंस करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कम रिस्पॉन्स देते हैं बच्चे। तो इस तरीके के अगर हमें अर्ली इन्फेंसी के अंदर सिम्टम्स दिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के चांसेस हाई हैं। चाइल्ड जो होता है वो डेवलप करता है नॉर्मली फर्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए, पर बाद में उसकी लेटर लाइफ के अंदर कुछ सालों बाद में वो सडनली विड्रॉल कर लेता है अपने आप को किसी एक्टिविटी से। फॉर एग्जांपल, बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके पहले अगर अपन इन्फेंसी की अगर बात करें तो बच्चा खेल रहा है, बट अगर बच्चा स्कूल जाने लग गया, कुछ लेटर ईयर्स की बात आ गई, तो उस टाइम पे अगर बच्चे को किसी पर्टिकुलर चीज से खेलना पसंद नहीं आ रहा, बच्चे को कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जिस वजह से वो उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था उस काम को करने में, वो चीज करना पसंद नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को साइकिलिंग करना अच्छा लग रहा है, बट एक पॉइंट के बाद में वो उस चीज से बोर होने लग गया। किसी को कार से खेलना अच्छा लग रहा है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उसके अंदर सडन शिफ्ट हो रहा है और उस चीज को वो देखना भी पसंद नहीं कर रहा है, या फिर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक्ट कर रहा है किसी भी छोटी छोटी माइन्यूट चीजों के ऊपर। उसकी लैंग्वेज जो है उसके अंदर लॉस हो रहा है, वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बजाय उसकी लैंग्वेज जो हो रही है वो डेवलप हो ही नहीं पा रही है अच्छे से, वो बोलना नहीं सीख पा रहा है, वो वर्ड्स को क्लियर प्रोनाउंस करना नहीं सीख पा रहा है। तो उस चीजों, वो जो साइंस होते हैं वो हमें कुछ लेटर लाइफ में भी दिखते हैं इन्फेंसी के बाद। साइंस यूजुअली बाय 2 years ऑफ एज तक हमें दिखना स्टार्ट हो जाते हैं कि इस बच्चे को हायर रिस्क है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के। Each children with ASD is likely to have a unique pattern of behavior and level of severity from low functioning to high functioning। और ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि हर बच्चे की, हर एक इंडिविजुअल की जिसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो उसका यूनिक पैटर्न होता है। जरूरी नहीं है वो चीज सेम हो, कि किसी का बिहेवियर जो होता है वो जैसे रिपीटेटिव बिहेवियर बहुत ज्यादा सीवियर है, बट किसी के अंदर रिपीटेटिव बिहेवियर कम है, बट उसके अंदर कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन वाली जो बिहेवियर है वो सीवियर है। तो वो डिफरेंट इंडिविजुअल पे वेरी करता है कि हर किसी के फंक्शंस और सिम्टम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें सोशल कम्युनिकेशन और इंटरवेंशन की, जो हमने बोला था कि जो सिम्टम्स होते हैं बच्चे सोशली कम्युनिकेट या इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ये चाइल्ड और अडल्ट जो होते हैं एएसडी के साथ में उनको प्रॉब्लम होती है सोशल इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, जैसे कि वो अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आई कॉन्टैक्ट और फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही पुअर होते हैं इन बच्चे के, स्पीच डेवलपमेंट, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा डिले होता है, वो कन्वर्सेशन कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते किसी इंसान के साथ में, और अगर वो कन्वर्सेशन चल रही है तो उसको कीप ऑन गोइंग वो नहीं रख सकते। फिर उसके बाद में वो एबनॉर्मल और टोन और रिदम के साथ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की आदत होती है वो गाना गाते हुए बोलता है, बट अगर ये चीजें चल रही हैं तो वो चांसेस होते हैं कि वो बच्चे जो उसका सोशल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन जो है वो बिल्कुल ही सिवियरिटी पे है, वो बच्चा अच्छे से बात नहीं कर सकता और उसको चांसेस ज्यादा है एएसडी होने के। वो वर्ड्स और फ्रेजेस को बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है। कुछ बच्चे होते हैं ना कि आप उसको सुन रहे हो, आप उसको नहीं सुन रहे हो, आपने एक चीज बोली, वो रिपीटेशन के अंदर उस चीज को कंटिन्यूस बोलते जाएंगे, एंड उस वजह से अपन को क्या लगता है कि बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है, मे बी सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी ही और शी माइट बी फेसिंग। उसको चीजें समझने में सामने वाला इंसान क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बच्चे को पानी का ग्लास लेके आ जाओ प्लीज, तो वो बच्चे को वो बात समझने के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा कि मैं पानी का ग्लास लेके कैसे आऊं, उसको वो बात ही समझ नहीं आएगी कि मुझे पानी का ग्लास लेके आना है। तो आपको उसको सामने वाले की इंसान की बात समझने में डिफिकल्टी होगी, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता चीजों को, या फिर वो दूसरों के एक्शंस को अपन प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि अच्छा अगर ये चीज हुई है तो मे बी इसके बाद में, फॉर एग्जाम्पल किसी ने इंडिकेटर दिया तो हम समझ जाएंगे कि इसने राइट का इंडिकेटर टर्न किया है तो वो राइट में टर्न लेगा, तो वो हमने प्रिडिक्ट किया। बट ऐसे लोगों का प्रिडिक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है, वो ये चीज समझ ही नहीं पाएंगे, और लोगों के एक्शंस जो होते हैं वो भी वो लोगों को समझ में बहुत ही रेयर होता है कि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो कि हम बोलते हैं कि इस वजह से हम बोलते हैं कि इंसान के अंदर हाई या लो सोशल कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स हैं। बात की थी कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल्स के बाद में रेपिटेटिव एंड रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे कि कोई भी बच्चा या फिर एडल्ट जो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ में, उसका लिमिटेड रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है, इंटरेस्ट होता है या फिर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग दीज साइंस। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी बच्चे के जो बिहेवियर होता है या पैटर्न जो होता है उनका वो लिमिटेड होता है या फिर वो रिपीटेटिव होता है, कि उनका जो इंटरेस्ट है उनको अगर
कार चलाने में मजा आ रहा है एक बच्चे की, भले वो बड़ा है, वो चलाते ही रहेंगे। अगर उनको कुछ चीज बोलने में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो बोलते ही चले जाएंगे। उनको कोई मूवमेंट करने में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो उसको करते चले जाएंगे। तो वो रिपीटेड होता है। और कुछ चीजें होती हैं जो कि वो करना ही पसंद नहीं करते, तो वो हो जाएगा लिमिटेड बिहेवियर पैटर्न। तो ये जो साइंस होते हैं ये हमें किस तरीके से दिखते हैं बच्चे के अंदर। वो रिपीटेडली एक मूवमेंट को परफॉर्म किए जा रहा है। फॉर एग्जांपल उसने देखा कि अगर मैं हैंड को ऐसे ऐसे रोटेट करूंगा तो इससे सर्कल बनेगा, तो वो कंटिन्यूसली, वो भले ही पेंसिल से नहीं बना रहा बट वो हाथ को ऐसे 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 करे जाएगा। तो ये होता है वो रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्पिनिंग, हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग, तो इसमें वही चीज है कि किसी बच्चे को घूमने में मजा आ रहा है तो वो स्पिन ही स्पिन करता जाएगा। वो ये चीज नहीं देखेगा कि स्पिन करने से मुझे चक्कर आ सकते हैं, नहीं, बट वो उस बिहेवियर को रिपीटेडली परफॉर्म करेगा। वो ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे जो कि सेल्फ हार्म, मतलब खुद को हार्म कर सकें। वो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को नाइफ से खेलना पसंद है या नाइफ को यूज करना पसंद है, तो वो रिपीटेडली नाइफ को यूज करता जाएगा। वो ये चीज देखेगा कि वो उस नाइफ को कहाँ पे यूज कर रहा है। मे बी वो उस नाइफ से खुद को हार्म कर ले। तो उनका जो बिहेवियर, जो एक्टिविटीज होती है वो सेल्फ हार्म ज्यादा होती है। जैसे कि बाइटिंग हो गया, हेड बैंगिंग हो गया। वो अब उसको सर को हिलाना बहुत अच्छा लग रहा है तो वो अब वॉल के अगेंस्ट सर को मारता ही रहेगा वॉल पे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो सेल्फ हार्म कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटीज जो होती हैं इन इंडिविजुअल्स के अंदर वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं। वो बहुत ज्यादा, अगर उनके रूटीन के अंदर स्लाइटली चेंज आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएंगे। अगर वो डेली उनका काम चल रहा है कि मुझे 10 बजे सुबह ब्रेकफास्ट मिल रहा है तो मुझे 10 बजे ही मिलना चाहिए, अगर वो 10 पे भी उनको मिलेगा तो उनके रूटीन के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस आ जाता है और उनको बहुत ज्यादा वो अपसेट फील करने लग जाएंगे इस चीज को लेकर। वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं या फिर वो बहुत कम सेंसिटिव होते हैं दूसरों के टूवर्ड्स। जैसे कि और कुछ चीजों के टूवर्ड्स, जैसे कि कुछ को लाइट में रहना बहुत ज्यादा पसंद होगा, किसी को साउंड से बहुत एलर्जी होगी, किसी को टेम्परेचर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, किसी को हाई टेम्परेचर में रहना पसंद होगा। तो वो इन सब चीजों में भी डिफर करते हैं। वो बहुत, कई बार तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, कई बार वो बहुत ज्यादा लेस सेंसिटिव होते हैं इन पर्टिकुलर चीजों को लेके। तो अगर ये साइंस किसी एक इंडिविजुअल में शो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो रिपीटेटिव बिहेवियर जो है वो उसका हाई है। और अगर ये साइंस शो कम हो रहे हैं तो मे बी उसका ये बिहेवियर जो है वो लो है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के चाइल्ड या फिर एक अडल्ट के अंदर। जो लोग ASD वाले जो लोग होते हैं वो, उनको स्लीप प्रॉब्लम और इरिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। उनको इंसोम्निया भी हो सकता है, हाइपरसोम्निया भी हो सकता है, ये सब चीजें। और बहुत सारी स्ट्रेंथ्स जो होती हैं इसकी वो ये होती है कि वो इनकी ना डिसेबिलिटीज के साथ में, जैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये चीज नहीं है कि इनके अंदर कुछ ना कुछ कमियां ही होंगी, बट उनके अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। जैसे कि वो बहुत जल्दी किसी चीज को लर्न कर लेते हैं बहुत डिटेल के अंदर, या फिर किसी एक इंफॉर्मेशन को वो बहुत अच्छे से एक बहुत लंबे टाइम ऑफ पीरियड के लिए याद रख सकते हैं। उनका विजुअल जो होगा या ऑडिटरी लर्निंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। वो कुछ चीज़ देख के बहुत जल्दी ग्रेस्प कर सकते हैं, लर्न करके बहुत जल्दी ग्रेस्प कर सकते हैं। वो मैथ्स, साइंस, म्यूजिक, आर्ट्स जैसी फील्ड के अंदर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये उनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल्स। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कैसे होता है, क्या कॉजेज होते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के। तो अगर हम बात करें तो इसका कोई सिंगल कॉज नहीं होता। ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है इस डिसऑर्डर की वो ऐसी है कि वो सिम्टम्स पे, सिवियरिटी पे वेरी करता रहता है। तो वो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं इस वजह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के। और बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो पर्सन का जो जीन्स होता है वो एक साथ एक्ट करता है उनके इन्वायरमेंट के साथ में, जो अफेक्ट करता है बच्चे की डेवलपमेंट को, जिसके वजह से उस इंसान को या उस बच्चे को, एक इंडिविजुअल को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के चांसेस जो होते हैं वो हाई होते हैं। कुछ फैक्टर्स जो एसोसिएटेड हैं हमारे जो इंक्रीज करते हैं डेवलपमेंट ऑफ ASD को वो ये है, जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक कॉज। जेनेटिक कॉज क्या होता है, सेवरल डिफरेंट जीन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि जो बच्चा है जिसको ASD है उसको जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, जैसे कि रीट सिंड्रोम हो गया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया। और कुछ बच्चों के अंदर जैसे कि जीन चेंजेस हो रहे हैं, जीन के अंदर म्यूटेशन हो रहा है,
उस वजह से भी रिस्क जो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का वो इंक्रीज हो जाता है। फिर हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर की। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में अगर रिसर्चर्स जो हैं वो अभी तक एक्सप्लोर कर रहे हैं और उन्होंने इस फैक्टर के बारे में बोला है कि ये वायरल इन्फेक्शंस वगैरह, मेडिकेशंस जो होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम या फिर कॉम्प्लिकेशन जो होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, एयर पोल्यूशन जो होते हैं, ये भी ट्रिगर करते हैं कहीं ना कहीं अपने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को। और फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज फैमिली जो होती है किसी का जिनका एक बच्चा जो है जिसको एएसडी है, उसके बाद चांसेस जो होते हैं उनके सेकंड बच्चे को भी एएसडी होने के वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम उनसे कोई भी डिसऑर्डर या कोई भी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम उनकी फैमिली हिस्ट्री जरूर लेते हैं। बेसिक हम डिसऑर्डर की बात ना करें तो भी हम किसी भी चीज को उनसे डिस्कस करेंगे तो उनकी फैमिली हिस्ट्री जरूर होती है, क्योंकि चांसेस जो होते हैं वो आपके हेरिडिटी से आने के चांसेस जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। फिर पेरेंट्स की एज भी बहुत मैटर करती है कि एट द एज ऑफ बर्थ, बच्चे के बर्थ के टाइम पे पेरेंट्स की एज क्या है। अगर वो बहुत ज्यादा एज के पेरेंट्स है तो चांसेस जो होंगे बच्चे के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने के वो इंक्रीज हो जाएंगे। या फिर बच्चे का जो वेट है बर्थ के टाइम पे वो बहुत ज्यादा कम है तो भी ये चांसेस है कि बच्चे के अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा। तो ये जो है ये कुछ कॉजेज हैं, जरूरी नहीं है सारे कॉजेज ही जरूरी हैं उस सिम्टम्स को होने के लिए। पर्टिकुलर एक जेनेटिक कॉज के थ्रू भी अपन बच्चे के अंदर एएसडी हो सकता है, किसी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, फैमिली में किसी को है उस वजह से भी हो सकता है। अब पेरेंट्स की एज मैटर करती है इस चीज के अंदर, बच्चे का वेट मैटर करता है। अगर प्रीनेटल केयर बच्चे के प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत अच्छी मिली है तो हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर एएसडी ना हो। तो दीज आर सम कॉजेज ऑफ द एएसडी। बात की थी कॉजेज के अंदर जेनेटिक फैक्टर की। तो जेनेटिक फैक्टर में हमने बोला था कि रीट सिंड्रोम होता है। तो रीट सिंड्रोम का बेसिक मतलब क्या होता है कि रीट सिंड्रोम जो है वो जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि ब्रेन के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसका जो जीन होता है वो म्यूटेड होता है, जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है जिस वजह से बच्चे के अंदर रीट सिंड्रोम के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। और बेसिकली ये ज्यादातर गर्ल्स के अंदर डेवलप होता है। तो ये अपन बेसिक हमने बताया था कि रीट सिंड्रोम क्या होता है, तो वो कॉजेज के अंदर आएगा। तो ये इनहेरिट भी होते हैं, फैमिलीज के थ्रू भी मिल सकते हैं और चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं फैमिलीज के थ्रू, रेयर इनहेरिटेशन होता है इसके अंदर। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। अभी तक हमने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात कर ली, अभी तक हमने कॉजेज की बात कर ली एंड सिम्टम्स की बात कर ली। अब हम इस पेशेंट को या इस इंडिविजुअल को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट जो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वालों के लिए, वो जैसे ही डायग्नोसिस हो जाए तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। और अर्ली ट्रीटमेंट जो होते हैं एएसडी के वो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर केयर मिल सके, सर्विस मिल सके, जिसकी वजह से इंडिविजुअल को जो डिफिकल्टीज हो रही हैं वो रिड्यूस हो जाए, वो अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके, वो नई स्किल्स डेवलप कर सके, उनको हम इस चीज में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो हम मेडिकेशन जो होता है वो दी जाती हैं। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है वो प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन को एक स्पेसिफिक सिम्टम को ट्रीट करने के लिए, ना कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। अगर उसका रिपीटेटिव बिहेवियर है तो हम उस सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए उसको मेडिसिन देंगे। उसका अगर कम्युनिकेशन में दिक्कत है तो उस चीज के लिए हम उसको देंगे, या फिर कोई अदर कॉज है या जेनेटिक कॉज है या फिर आपका एनवायरमेंटल कॉज है, उस वजह से कुछ चीज हो रही है तो उसके लिए हम मेडिकेशन देंगे। तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिम्टम के लिए मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स के थ्रू। जिन लोगों को एएसडी होता है उनकी कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ये होती हैं, जैसे कि इरिटेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं, उनका एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, बिहेवियर जो होता है वो रिपीटेड रहता है, हाइपर एक्टिव होते हैं किसी भी चीज को लेके, अटेंशन जो होता है किसी चीज को लेके वो बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल लो अटेंशन होता है। आप एक पर्टिकुलर चीज पे ध्यान दे रहे हो तो आप तुरंत कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ तुरंत आपका ध्यान हटेगा। एंजाइटी और डिप्रेशन जो होता है, इन सब ये जो चीज होती है ये प्रॉब्लम्स होती हैं एएसडी वाले लोगों के साथ, जिसका मेडिकेशन बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में मेडिकेशन के साथ में बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल इंटरवेंशन भी दिए जाते हैं। ये जो प्रोग्राम्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और ये बहुत इंटेंस प्रोग्राम होते हैं।
ये केयर गिवर्स को, सिबलिंग्स को, अदर फैमिली मेंबर्स, इन सबको इन्वॉल्व करके चलते हैं। ये प्रोग्राम जो है इंसान को हेल्प करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले को, कि आप लर्न कर सको सोशल स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, लैंग्वेज स्किल्स को, और रिड्यूस कर सको उस बिहेवियर को जो इंटरफेयर कर रहा है आपकी डेली फंक्शनिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो इंटरवेंशन है, हम इसमें बात करें तो अगर प्री नेटल केयर की मैंने बात की थी, तो प्री नेटल केयर अगर पहले से ही दे दिया जाएगा तो उसमें प्रिवेंशन हो सकता है कि बच्चे के अंदर चांसेस कम हो इस चीज के होने के। बट अगर बच्चे के अगर उस चीज पे मदर ध्यान नहीं दे रही है, उसकी केयर अच्छे से नहीं हो रही है, वो अल्कोहल का कंजप्शन कर रही है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या होगा कि बच्चे के अंदर चांसेस होंगे कि वो डिसेबिलिटीज ले। तो हम इसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि अब वो पहले से ही प्रिवेंट कर लो उस चीज को। अगर एक बार बच्चे के अंदर हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं कि अब इसके अंदर बच्चे के प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें उनकी सिबलिंग्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, उनके पेरेंट्स की भी होती है, केयर गिवर की भी होती है, सबकी होती है, कि आप उनको एक डिफरेंट स्किल्स सिखाओ कि किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको वे ऑफ कम्युनिकेशन सिखाओ, वे ऑफ टॉकिंग सिखाओ, कि आप किस तरीके से एक इंटरेक्शन को आगे बढ़ा सकते हो, किस तरीके से आप अपने बिहेवियर जिसकी वजह से आप खुद परेशान हो, आप सामने वाले को परेशान कर रहे हो, रिपीटेटिव बिहेवियर जो होते हैं लाइक स्पिनिंग, सेल्फ हार्म कर रहे हो, तो उस बिहेवियर को कैसे आप उसको रोक सको जो उनको इंटरफेयर कर रहा है उनकी डेली फंक्शनिंग के अंदर। सो दिस इज हाउ वी कैन ट्रीट अ पेशेंट। कोई प्रॉपर क्योर नहीं है इस चीज का, बट हम इसका इंटरवेंशन कर सकते हैं जिसके थ्रू वो उसकी जो डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो सके, उसको इतनी प्रॉब्लम ना आए एक इंडिविजुअल को जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ में फेस कर रहा है। तो दिस इज अ बेसिक अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर आपको केस स्टडी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। वी विल डिस्कस द केस स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर इफ यू वांट गाइस। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एंड आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स ज्यादा चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।